नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। आज हम लोग लेके आ गए हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर हमारे क्लास 11th का, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप तुम लोग को ये चैप्टर, तुम लोगों ने यार 11th वालों ने हमारे कब पढ़ा था पहली बार? हमारे 11th वालों ने इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ा था क्लास 9th में। हाँ सर, कुछ कुछ याद तो आ रहा है, क्लास 9th की फीलिंग सी तो आ रही है। NLM, इसको हम लोग ऐसा शॉर्ट फॉर्म में NL और M कहते हैं। सर ये वही चैप्टर हुआ है ना जो न्यूटन चाचा ने दिया था, अपना इनर्शिया वगैरह लॉ, जिसमें न्यूटन के हम तीनों लॉ पढ़ते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है एक छोटा सा टॉपिक जिसको अपन लिखे हैं यहाँ पे फोर्स। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फोर्स की बातें कवर अप करेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, फोर्स के क्या बेसिक फंडामेंटल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे और इसके अंदर के कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो याद करो, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक लेक्चर डाला था जिसको कहते हैं मोशन। मतलब क्लास 11th का जो इससे पहले का हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन पढ़ रहे थे। मोशन का मतलब क्या था कि एक बॉडी, कोई ऐसी बॉडी है जिस पे मोशन लगाया जा रहा है, वो आगे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे ना। मूवमेंट ऑफ बॉडी पढ़ रहे थे ना। तो अब उसी बॉडी के पीछे का कारण पढ़ेंगे। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी बॉडी मोशन में आती है तो उसको मोशन में लाने का जो कारण है वो कौन है? हमारा फोर्स है। तो आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स से रिलेटेड सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से एक एक करके हम लोग डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, ये 9th वाला हमारा फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब इसको 9th वाले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की तरह से आप इसको कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। यहाँ थोड़ी सी नई वाली चीज़ें मिलके आएंगी, क्योंकि हमारे आप 10वीं से अभी लगभग 11वीं में आए हो, तो थोड़ा सा ना जहाँ तक मुझे लगता है चीज़ें आपके लिए टफनेस आएगा। इसमें एक नई चीज़ आएगी जिसको हम कहेंगे FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। FBD हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे, समझ गए। तो अगर तुम लोगों को बहुत बेहतर लेवल पे पढ़ना है तो मेरे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके एक एक स्टेप को फॉलो करना। अगर तुम एक एक स्टेप फॉलो करेगा तुम बहुत अच्छा करेगा इस चैप्टर में। तो चल शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम किसको कवर करेंगे बच्चों? फोर्स को करेंगे। अब देखते हैं ससुरा फोर्स क्या है। थोड़ा सा इस छोटे से हमारे कार्टून एनिमेशन को देखना कि फोर्सवा है क्या, देखना बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। लेट्स सी। देखो देखो देखो, ये बेचारा कर क्या रहा है। देखो भाई साहब, बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये पुश कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? पुश। ढकेल रहे हैं, मार धक्का दिए जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं, दीवालवा खिसक नहीं। अब क्या किया? पुल किया। अब अपनी तरफ खींचा। क्या किया? पुल किया। तो जब उसने पुल किया तो वो क्या हो गया? खिसक गया। एक बार फिर से वंस मोर देखते हैं बच्चों क्या है। ये भाई अभी खड़े हैं, ठीक है। इन्होंने कोशिश किया कि मैं इसको ढकेल दूंगा, पुश करूंगा, ठीक। पुश करने से दीवार हिटी नहीं। इन्होंने क्या लगाया? अपनी बॉडी पे फोर्स। अब इन्होंने जैसे ही पुल किया बॉडी खिसक गई। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जैसे ही आप किसी भी बॉडी पे इन दो फिनोमिना को डील कराते हैं, पुश या पुल, ये इस बॉडी के वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में चेंज करता है और थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बोलो भाई हाँ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ सर एकदम क्लियर। आज तो पहली बार एनिमेशन थोड़ा सा आप कार्टून वाटून लेकर आ रहे हैं वीडियो में, वीडियो की क्वालिटी बढ़ रही है। हाँ यार, थोड़ा सा बढ़ा तो रहे हैं। अब देखो, तो यहाँ डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं, अ पुश और पुल which can cause change the in state of motion। इस बॉडी के मोशन के स्टेट को हम
चेंज कर देते हैं, किसकी वजह से? पुश और पुल की वजह से, जो कि कहलाता है आगे चल के फोर्स। इज कॉल्ड फोर्स। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, 2 नंबर 1 नंबर में आपसे स्कूल में पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें तो हमने क्या किया, इसको क्या मिल गई भाई? वेलोसिटी। हमने क्या दिया? वेलोसिटी दिया ना, इस बेचारे ने वेलोसिटी दी, और चेंज वेलोसिटी आगे चल के एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो इस वेलोसिटी की वजह से जो हमारा फोर्स में चेंज आता है, फोर्स कैन चेंज, क्या क्या चेंज कर सकता है? क्योंकि भैया इसमें वेलोसिटी का वेक्टर है, तो इसमें 2 ही बातें चेंज हो सकती हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका क्या चेंज हो सकता है? डायरेक्शन। क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सर ये तो बहुत आसान सी बात है ना, कि इसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो अब हमारा जो बेसिक फोर्स है ना, वो हमारे 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। सर 4? तो अगला हमारा हेडिंग आता है कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। भैया हमारे कौन से बेसिक 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? तो बहुत आराम से समझना, बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जो पहला दोस्त हम फोर्स की जिसकी बात करते हैं ना, बहुत ही आराम से उस फोर्स को हम कहते हैं इस ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा जो इस ब्रह्मांड में बहुत ही अच्छा फोर्स लगता है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तीसरा भैया जो हमारा फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और जो चौथा हम फोर्स लगाते हैं इस ब्रह्मांड का, वीक फोर्स, मतलब कमजोर फोर्स। क्या है? वीक फोर्स। अगर हम इसको छोटा छोटा जगह से, छोटी छोटी बातों से अगर अपन इसको क्या कर ले, कैटेगराइज कर ले, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये लॉन्ग रेंज या लार्ज रेंज फोर्स होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि भैया 2 बॉडीज हैं, आपस में कुछ दूरी पे रखी हुई हैं, एक यहाँ रखा है एक वहां रखा है, तो भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अभी जो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? ध्यान से समझिएगा। एक हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स और दूसरा हो गया हमारा वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होगा ये लगभग किसके रिस्पेक्ट में होगा? जैसे न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स कैसे? अरे भाई, न्यूक्लियर फोर्स इतना तगड़ा फोर्स होता है ना कि पूरी धरती को इसे फाड़ दे। अच्छा, वही जो जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, हाँ वही जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये मिनिमम सेपरेशन, इनकी बीच की जो दूरी होती है, इनके किनके भैया? स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स के, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 10⁻⁻12 से आपका 10⁻⁻15 मीटर, इतनी दूरी होती है मिनिमम फोर्सेस के बीच में, ठीक है। यहां तक बातें एकदम समझ में आ गई। सब छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। अब आता है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है? अगला टॉपिक हमारा आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो यहाँ पे छोटा सा है, फॉर गिवन पेयर ऑफ पार्टिकल्स एट शॉर्ट रेंज, तो जिसमें कि हमारा जो पहला फोर्स आता है वो क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल
फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो एक रेफरेंस फोर्स की तरह बिहेव करता है। रेफरेंस फोर्स का मतलब क्या है कि एक बॉडी हमेशा दूसरे बॉडी पे लगा रही है, तो ये कैसा फोर्स है? रेफरेंस। ठीक, दूसरे फोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा सबसे दूसरा फोर्स आता है वो कोई वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स। अब ये जो हमारा वीक फोर्स है ये कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है किसी के रिस्पेक्ट में? तो लगभग 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये ज्यादा होता है कितना? 10 to the power 25 टाइम। कौन सा फोर्स? कोई भी ब्रह्मांड का वीक फोर्स। तीसरे जिस फोर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स होता है ये लगभग ज़्यादा होता है आपका 10 to the power 38 टाइम्स, ठीक, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के ही रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। और जो चौथा है जो ऑलरेडी हमारा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कितना ज़्यादा होगा? एक सेकेंड, ये हमारा 10 to the power आई थिंक 36 होता है। यस, ये 36 होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स 38 होता है, सॉरी। तो कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि कितना ज़्यादा होगा? 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन सब में तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, सभी बच्चा लोग ये नोटिस कर रहा होगा कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके चल रहे हैं, तो इसी को तो हमने रेफरेंस माना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही के रिस्पेक्ट में ये सारे फोर्सेस कितना ज़्यादा है कितना कम है, इसीलिए हमने क्या कर दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसा फोर्स मान लिया? रेफरेंस फोर्स मान लिया, ठीक, कि इसके तुलना में हम ज़्यादा है फोर्स या कम है ये हम तौल लेंगे। बोलो बात आई समझ में? पक्का? आगे चलें? बहुत शानदार। अगला भाई जो टॉपिक है जो कह रहा है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सर बिल्कुल सही बात है, फोर्स किसी भी मोशन का स्टेट बदल सकता है, पक्की बात है। स्टेट भी बदल सकता है, शेप एंड साइज भी बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है। सर कैसे बदल सकता है? सर ये सब तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं ना कि फोर्स कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन बी मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी रुकी हुई चीज़ को हम मूव करा सकते हैं फोर्स की मदद से। तो ये सारी बातें पढ़े हैं, लेकिन मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो हमारा फोर्स होता है वो हमारे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। सर ये कौन सी नई चीज़ आ गई, इसके बारे में तो कभी नहीं सुने। देखो प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। ये देखो मेरे पास एक बॉटल पड़ा है, अच्छा इसके अंदर ड्यू नहीं है, पानी ही है, ड्यू पी चुके हम लोग सुबह ही। अब जैसे देखो इस बॉटल को हमने यहाँ पे रखा भाई, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से इसको फोर्स लगाया तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, धक्का दिया मान ले, अच्छा मैंने ऐसे देख, ये देख मैंने इस बॉटल को यहाँ पे रखा और इसको यहाँ से धक्का दिया, तो ये आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैंने यहाँ से दिया। अच्छा अब मैं यहाँ से भी करूँ, नहीं, अब मैं अगर इसके पॉइंट ऑफ, मैंने वही मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बदल दिया, लगाने वाला पॉइंट को मैंने चेंज कर दिया। तो अब अगर मैंने उतना ही फोर्स लगाया तो देख बोतल आगे बढ़ रहा है या ढंगला के गिर रहा है? अरे सर ये तो बोतलवा ढंगला के गिर रहा है। तो मतलब क्या है कि फोर्स हमारा किस पॉइंट पे लगाया जा रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है।
मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा क्या? हाँ, अगर हम अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के फोर्स के मोशन में भी अलग अलग तरीके से चेंज आएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, बस यही छोटी सी बात। तो आइए इस बात को लिख लेते हैं। सबसे पहले फोर्स कॉज एक्सेलरेशन जो कि किसकी वजह से पैदा होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करते हैं, छोटा सा जो लूलू टाइप सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक लूलू टाइप का एग्जांपल ले, तो ये हमने कोई मास ले लिया जिसका मास m है और इस पे हमने कुछ लगाया जिसको कहा गया फोर्स। इधर से हमने इसको धक्का दे दिया इस मास m को, तो इसमें क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये थोड़ी किसी v वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा? इनकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज करेगा? इसका मैग्नीट्यूड भी, मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझना, यही मास है, यही ऑब्जेक्ट है, यही सब कुछ है, सिर्फ हमने बॉडी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया। इस बॉडी को इधर से नहीं ऊपर से फोर्स लगाने लग गए हम इस डायरेक्शन में। इस बॉडी का मास सेम है भाई, बॉडी के मास में कोई चेंज नहीं, तब जो हमारा बॉडी होगा वो किधर की तरफ जाएगा? तब उसका जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा कुछ डायरेक्शन में चेंज होगा। मान ली यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जा सकता है और यूं जाएगा, समझे? इस डायरेक्शन में बॉडी का हमारा डायरेक्शन लगेगा, जिसको कि हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन क्या होगा भाई? चेंज। किसकी वजह से होगा? वेलोसिटी की वजह से होगा। जब हमारा वेलोसिटी बदलेगा तो डायरेक्शन भी बदलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो मुझे यहां पे बता सकता है। ठीक है ना भाई? आगे चले, चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब अगर हम क्लासिफाई करते हैं हमारे फोर्सेस को, तो हमारा फेस फोर्स देखो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है सर? आइए बात कर लेते हैं, बहुत शानदार चीज है। यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लो। व्हेन, सर आप थ्योरी बहुत लगाते हो यार। देखो मेरे स्कूल वाले भी तो बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे ना। देखो यूट्यूब से लोग कटते ही इसीलिए है कि खाली रिलेशन, बाकी सारी चीजें फॉर्मूलेटिकल टर्म्स में खाली चलती रहती हैं, तो वो बच्चा थ्योरी से भटक जाता है। ठीक है, और अगर हम थ्योरी से भटक जाएंगे तो हम अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। मेरी बहुत ही छोटी सी कोशिश है, यूट्यूब पे काफ़ी लेजेंड टीचर्स ने पढ़ा रखा है, काफ़ी मुझसे सीनियर भी हैं, मैं बहुत लोगों को एडमायर भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक छोटी सी कमी दिखती है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव मोड का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमसे एकेडमिक्स छूटता जाता है, अगर हम एकेडमिक करते हैं तो हमसे कॉम्पिटिटिव मोड के कंटेंट छूटते जा रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी यही कोशिश है कि मैं पर्सनली फिजिक्स में आपको एकेडमिक लेवल, बोर्ड लेवल से लेके चलूँ कंपटीशन लेवल तक। ठीक है, जैसा कि आप जो भी, अगर शायद कोई 12th वाला बच्चा या ड्रॉपर बच्चा मुझे ये देख रहा होगा जो IIT और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो देखेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने डाल रखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने 0 CBSE बोर्ड लेवल से लेके मैं लेकर गया हूँ आपका लगभग मेंस इवन एडवांस लेवल तक। तो मेरे नीट वाले बच्चों के लिए तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट कर लो। व्हेन 2 or more forces act on a body, then based on its state of motion,
these forces are classified in टू कैटेगरीज या टू वेज। ठीक, जिसमें पहली बात आ जाती है बच्चे हमारे किसकी, बैलेंस्ड फोर्स की। तो अगर हम चर्चा करते हैं हमारे बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सा है कि ध्यान समझना, किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो टोटल समेशन फोर्स उस बॉडी पे जीरो होगा। बस अगर उस बॉडी का टोटल समेशन फोर्स जीरो हो रहा है मतलब कि वो बॉडी बैलेंस्ड है। इसका मतलब कि क्या सर, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा? यस, मतलब कि बॉडी कैसी होगी, रेस्ट में, या तो बॉडी कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और इस केस में जब एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, हम सबको पता है भाई वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ही एक्सेलरेशन जीरो होगा। और इस चीज को एक नई चीज कहते हैं जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। कहा गया रबर, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब एफ नेट बराबर जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चों, यहां तक एकदम बातें समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका क्या कहते हैं, जो मैं लिख रहा हूं, ये जैसे जो पीपीटी में कंटेंट लिखता जा रहा हूं, ये आपको एज अ पीडीएफ के फॉर्म में हमारे वीडियो के नीचे मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। अब हम इसमें अनबैलेंस में क्या होगा कि भैया जहां पे जो हमारा समेशन ऑफ फोर्स है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब इसमें एक्सेलरेशन एफ बाई एम हो जाएगा। सर एफ बाई एम कैसे होगा? अरे मुन्नू चुन्नू टुन्नू, याद करो मेरे मुन्नू कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। हाँ सर याद आता है, समझ गया समझ गया, 9th क्लास में पढ़ी था। सब छोटी छोटी बातें मत बताएंगे, शर्मिंदा करेंगे। तो ये कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और इस केस में भैया जो हमारी वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। हमारी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। बोलो बात आई समझ में? नहीं आई भाई? अगर आई तो लाइक ठोक देना। चलो अब एक नई चीज, अब छोटी सी और थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। थोड़ी थोड़ी अगर हम और मस्त मस्त बातें करें तो क्या है, एक छोटा सा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है आप एकदम समझिएगा। देखो स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। जब कभी भी बात किसकी होती है? स्टैटिक की होती है। गर्मी लगने लग गई। स्टैटिक की होती है तो स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट की बात होती है ना। मतलब अगर मैं कोई भी चीज, बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉटल है, इस बॉटल को मैंने रोक के रखा हुआ है। इधरियों को इधर से 10 न्यूटन से खींचे, इधर से भी कोई इसको 10 न्यूटन से खींचे, बॉडी कहाँ रहेगा? रुका हुआ रहेगा, एट रेस्ट में रहेगा। तो इस स्टेट को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस स्टेट को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बहुत शानदार सी चीज है भाई, आराम आराम से इसको लिख लीजिए। पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, व्हेन under the action of two or more forces, a body is at rest, then it is said
टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसका साधारण सा मतलब क्या है कि एक हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, जिसके दो अलग अलग डायरेक्शन से हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। इधर से इसको अगर धक्का मार के खींच दिया तो ये कितना हो गया हमारा F2 हो गया, इधर से हमने धक्का मार दिया तो ये कितना हो गया F1 हो गया। बोलो भैया बात समझ में आ गया। तो इस पूरी बॉडी पे F नेट बराबर कितना हो जाएगा, 0। हाँ ना बोलो सर, कोई बुराई नहीं है। मतलब F नेट क्या हो गया 0, तो इसका मतलब हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2। ठीक, अब इसी तरह एक छोटू सा एग्जांपल और ले लेते हैं, मजेदार सी बात कि हमने एक चीज देखा है, यह हमारा छज्जा है, इस छज्जे से कुछ स्ट्रिंग टंगी हुई है, छज्जे से ये स्ट्रिंग, ये ठीक है, जिसका मास m है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अब ये टंगा हुआ है तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको कहेंगे F बराबर ma और a इज कन्वर्टेड इनटू g, तो ये हो जाएगा mg। और इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे टेंशन फोर्स, है ना। अल्टीमेटली होगा भी ये फोर्स ही, जिसको हम क्या कहेंगे, टेंशन, तनाव, तना हुआ, क्या कहेंगे, तना हुआ फोर्स। ठीक है, ये भी हमारा टेंशन फोर्स है। तो ये हमारा मास कैसा रहेगा, ये जो हमारा मास भाई साहब होंगे ये होंगे रेस्ट में। ठीक, बात समझ में आई। तो यहाँ पे नोट, इसका छोटू सा स्टेटमेंट लिख लीजिए। छोटू सा स्टेटमेंट तो आपका कभी नहीं होता है, अरे ठीक है लिख ले, कोई बात नहीं। यहाँ मैं तुझे एक मज़ेदार चीज़ कॉन्सेप्ट बताने जाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ही हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है भाई लॉमीज थ्योरम। लॉमीज थ्योरम या लॉमीज रूल। एक्चुअली में ये क्या है मालूम है, ये है कि सपोज कर हमारे पास यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब इस ब्लॉक को तीनों अलग अलग डायरेक्शन से हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। मान लो इस ब्लॉक को कोई इधर से खींच रहा है, ठीक। अब इस ब्लॉक को कोई इधर से भी खींच रहा है, ठीक। अब इसी ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को कोई इधर से भी खींच रहा है, तो तीन अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं सर? बिल्कुल लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2 और इधर फोर्स लग रहा है F3, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं हमारा, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल नंबर, हम इसको कह दिए θ1, और इस वाले एंगल को कह दिया हमने θ2, और ये वाले एंगल को हमने कह दिया θ3। तीन अलग अलग एंगल हैं, तो जो इनके एंगल को निकालने का फॉर्मूला है वो है हमारा F1 अपॉन साइन θ1 बराबर F2 अपॉन साइन θ2 बराबर F3 बराबर साइन θ3। कई कई किताबों में ये अल्फा, बीटा और गामा के टर्म्स में भी दिए होंगे, जैसे साइन अल्फा, अरे F अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा या साइन गामा, ये भी टर्म्स हमको दे सकता है या देता है। दिस इज नोन एज लॉमीज थ्योरम, ठीक। ये हम कोई भी बॉडी अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके एंगल और उसके फोर्सेस हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात हमको यहाँ पे पढ़ाई गई बच्चा, ठीक है ना। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलो अब देखो एक मजेदार बात क्या है, एरिस्टोटल फैलेसी। इससे पहले देखो इस चैप्टर के बारे में गैलीलियो भी बता के गए हैं, गैलीलियो ने बताया, फिर क्या कहते हैं न्यूटन तो बाद में आए थे ना, एरिस्टोटल ने ये बताया। देखो अब मैं तुमको इस चैप्टर का पूरा डेप्थ बताता हूँ, इस चैप्टर का मैं तुमको क्या बताता हूँ, डेप्थ। देखो बहुत ध्यान से समझना। हुआ क्या
कि न्यूटन ने एक फिजिक्स दी है जिसको हम न्यूटोनियस फिजिक्स कहते हैं, जिसमें हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। तो जब हम मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि इसमें हम पढ़ रहे हैं फोर्स और मोशन को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इन सब में एक छोटी सी चीज आ जाती है, एक नए फ्रेम की बात आ जाती है जिसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। अरे सर ये कौन सा फ्रेम आ गया आज तक? अभी तक तो आप हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाए थे, अब ये कौन सा नया फ्रेम आ गया? देखो ध्यान से समझो, यहां पे जिस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम है। एक तो हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है, एक हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिस पे लॉज ऑफ इनर्शिया लगे, जो बॉडी हमारे इनर्शिया को फॉलो करेगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? जिस पे इनर्शिया न लगे। तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने एक मजेदार बात ये बताई हमें, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत प्यारी चीज इसने दी थी भाई। एक कटोरी ले लिया इसने, क्या कर दिया? एक कटोरी ले लिया और इस कटोरी में उन्होंने एक बॉल को रख दिया। देखो यहाँ पे अब इस बॉल को यहाँ से छोड़ा, तो जब बॉलवा छोड़े तो ये यहाँ पे भी आ गया। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा, फिर थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा। मतलब इस तरीके जूम जूम आ रहा है जा रहा है, 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 इसी तरह आ रहा है जा रहा है ना। तो यहाँ पे लेकिन उसने बताया कि इस बॉल को रोकने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, चाहे वो फ्रिक्शन हो, ठीक है, फ्रिक्शन इसमें नहीं लग रहा है, इस बात को ध्यान देना। तो बॉल हमारा जहां तक जा रहा है वहीं तक जा पा रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं तक जा रहा है। तो इसको उन्होंने, और ये कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में है, वैक्यूम स्टेट के अंदर, और हमने फ्रिक्शन को नहीं रखा है। फ्रिक्शन सरफेस हमारा कैसा है कटोरी का? फ्रिक्शन लेस है। तब जिस चीज की अपन बात कर रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने दिया, लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, law of motion an external force is necessary to keep a body moving with uniform velocity, ठीक। तो ये बात बताई थी हमारे एरिस्टोटल ने। उसके बाद एरिस्टोटल ने एक नई चीज को बताया जिसको कहा गया हमारा इनर्शिया। क्या कहा गया? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया देखो, अगर हम साधारण भाषा में इनर्शिया को जानने की कोशिश करें तो एक आम बोलचाल लैंग्वेज में इनर्शिया को हम कह सकते हैं उस बॉडी का स्टेट, ठीक है। अब वो बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, मोशन में है, डायरेक्शन में है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अगर साधारण भाषा में कहा जाए कि व्हाट इज इनर्शिया, तो आप सीधे कह दो बॉडी जिस स्टेट में है वो इसका इनर्शिया है, ठीक है। तो यहां डेफिनेशन कर लेते हैं, पहले लिख लो। देखो यार, जिसको राइटिंग नहीं समझ में आ रही वो सुन के लिख ले, ठीक है। द इनहर्ट्स property of a material body by virtue of which it cannot change by itself,
भाई जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, वो अपने आप को बदल नहीं सकता। इट्स रेस्ट और मोशन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक, जो बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूव ना कराएं, आगे पीछू नहीं कराएं। ये हमको कौन बता रहा है? इनर्शिया बता रहा है। आगे चलते हैं। अब इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब बहुत साधारण, इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब क्या है? इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको बढ़ाया ना जाए। ठीक है, तो फटाफट लिख लो भैया, द टेंडेंसी of a body to remain in its position of rest is called inertia, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, मतलब अगर आसान शब्दों में कहूं कि ये मास है हमारा, ये हमारा रेस्ट में रहेगा। अगर किसी टेबल पे ये रखा हुआ है तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा के इसको यहाँ से यहाँ ना कर दूं। मतलब आज ये बॉटल में यहाँ रख के चला जाऊंगा, अगले दिन आऊंगा तो भी ये बॉटल यहीं रखा रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के कोई इसको इधर से उधर नहीं करेगा। दिस इज नोन एज हमारा इनर्शिया। इसको हम क्या कहेंगे? इनर्शिया एट रेस्ट। चलो अगला क्या है बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन कर लेते हैं। द टेंडेंसी of a body to remain in its state, in its state of uniform motion, uniform motion in a straight line is called inertia of motion। ठीक है, अगर बॉडी है, जैसे ध्यान से समझिएगा, ये हमारा कोई एक बॉल है, ठीक, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये फोर्स लगने की वजह से ये इस तरीके से ढंगलाते हुए, लुढ़कते हुए ये इधर से इधर v वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं तो ये किस में ट्रैवल कर रहे हैं? अपने इनर्शियल स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहा है। बोलो, आई बात समझ में? चलो भाई, बहुत अच्छा। अब हमारा क्या है भाई? इनर्शिया एट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनर्शिया हमारा डायरेक्शन की बात क्या है? तो फिर से लिख लेते हैं। द इनएबिलिटी of a body to change by its direction of motion is called inertia of direction। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है,
जैसे जैसे भैया वो अपना इनर्शियल स्टेट को चेंज करता जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हमारा इनर्शिया इन डायरेक्शन की बात करें। ठीक है, चलो अभी बहुत पढ़ना है, अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो बहुत है। तो चल अब जिस बार मुद्दे की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्त लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? देखो मोमेंटम का बहुत आसान सा मतलब होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप किसी भी मास को किसी वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम मोमेंटम कहते हैं। चलो आओ देखते हैं फटाफट, पहले हम इसका डेफिनेशन कर लें। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम of a body is the quantity of motion possessed by the body। ठीक, अब ये कैसा है भाई, यही हमारा है, तो इसको हम कहते हैं P इज इक्वल टू, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो पहली बात सीधी बात, नो बकवास, कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट, इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस, सीजीएस यूनिट होगी हमारी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम मतलब स्ट्रेटली। ठीक है, अच्छा मोमेंटम से एक चीज और हम लोगों को बताते हैं, कभी कभी जब हम दौड़ते हैं ना तो ऐसा लोग कहते हैं ना कि अरे भैया आराम से दौड़िए, आपकी बॉडी का मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो मोमेंटम का मतलब क्या है भैया, आपके बॉडी का मास और वेलोसिटी नहीं बन रहा, का प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस पी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। दिस, ठीक, इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। आगे चले, अब इसका पहला केस देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार वाली बात बताने जा रहा हूं। फर्स्ट केस, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, एक बॉडी है, दो बॉडी है, अगर उस बॉडी का जो रफ्तार होगा v1 अगर v2 से ग्रेटर हो जाए, ठीक, तो मोमेंटम में क्या चेंज होगा। तो अगर कोई बॉडी है, सपोज करिए ये मास m है इसका, ये अपने कुछ v1 वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक, और ये हमारा कोई मास m2 है, नहीं मास m ही है, और ये कुछ वेलोसिटी v2 से दौड़ रहा है। तो केस ये कह रहा है कि अगर हमारा v1 v2 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस का मतलब क्या होगा सरकार, इसका मतलब होगा जो मोमेंटम होगा p1 वो हमेशा m1 v1 और दूसरी बॉल का क्या होगा p2 बराबर m v2, यही होगा, बोलो यही ना होगा, कोई दिक्कत। तो इस केस में होगा क्या भाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, p1 अपॉन p2 बराबर क्या होगा m v1 अपॉन m v2। देखो न्यूटन की फिजिक्स में तो यार मास को तो कांस्टेंट माना गया है ना, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो m से m गया, बचा कितना, हमको क्या मिल गया v1 अपॉन v2। तो इसका मतलब है कि अगर v1 v2 से ज़्यादा होगा तो पहले वाले बॉल का मोमेंटम भी दूसरे वाले बॉल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। तो p1 इज ग्रेटर देन p2। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सब लोग नोट कर लें और इसको अंडरलाइन कर लें या ब्रैकेट में डाल दें, ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगला केस, अब अगर कह रहा है कि भाई हम मास बदल दें, तब इफ क्या कर दें, हम मास को चेंज कर दें तो क्या होगा,
अब इस बॉडी में क्या कर दिया हमने, मास को m1 मान लिया, ठीक, और ये किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ भी हमने क्या दिया, मास m2, और ये भी किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो चेंज तो मोमेंटम फिर भी हो जाएगा। देन p1 इज इक्वल टू m1v, p2 इज इक्वल टू m2v। तो क्या करिएगा, p1 अपॉन p2 बराबर m1 बाई m2 हो जाएगा ना, v कैंसिल हो जाएगा इस बार। तो मतलब क्या, m1 अगर ज़्यादा है m2 से तो p1 ज़्यादा हो जाएगा p2 से। अरे सर ये तो पिछला वाला ही केस था, बस आपने क्या कर दिया, मास को क्या कर दिया भाई, आपने मास को दोनों को सेम कर दिया और इनकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया। और पिछले वाले में आप वेलोसिटी चेंज कर रहे थे, मास को सेम रख दिए थे। हाँ सर यही तो कर रहे हैं। अगला केस, अब मजेदार बात तो अगले केस में हमारे पहले वाले में ये है, तीसरे केस में, कि अगर हमारा मोमेंटम बराबर हो जाए, P1 इज ग्रेट बराबर P2 कर दें, इसका मतलब होता है M1 V1 बराबर M2 V2, दोनों का मोमेंटम बराबर कर दिया गया। तब हमको क्या मिलेगा, V2 बाई V1 बराबर M1 अपॉन M2, क्या मिलेगा, M1 अपॉन M2। तो इसका मतलब है कि M1 अगर ग्रेटर होगा M2 से तो V2 भी ग्रेटर होगा V1 से। बस इतनी छोटी सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। बॉडी का मोमेंटम इस तरीके से चेंज होता है। एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। नोट हमसे क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है द वेलोसिटी of bodies having equal linear momentum लीनियर, देखो मोमेंटम और एक शब्द और कहते हैं जिसको कहते हैं मोमेंटा, दोनों का मतलब यही है, मोमेंटम are inversely proportional to their mass, inversely proportional to their mass। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं तुमको एक छोटी छोटी बात बताने जा रहा हूँ, 3 ग्राफ समझाऊंगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, नीट वालों के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये ग्राफ हमसे ये कह रहा है कि ये हमारी 2 एक्सिस है, ठीक है भाइयों बहनों, ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस है, ये हमारा मोमेंटम का एक्सिस है, ठीक। तो अगर हम मास को कांस्टेंट करेंगे तो ये स्ट्रेट रहेगा, मास क्या होगा, कांस्टेंट। ये हमारा ग्राफ नंबर 1 है। फिर अगर हम अपने दूसरी ग्राफ को देखें, अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट करते हैं, तब क्या होगा भैया, तो भी स्ट्रेट ही लाइन ग्राफ बनेगा ना 100%। यहाँ पे क्या है, मास और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया। अगले ग्राफ में हमारा क्या है भाई, अगले ग्राफ में हम क्या कर दिया, मोमेंटम को कांस्टेंट कर देंगे। ये देखो अगली ग्राफ में, ग्राफ नंबर 3 में अगर हमने क्या कर दिया, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया, तब क्या होगा, मोमेंटम को हम जैसे ही कांस्टेंट करेंगे ना, देखो क्या होगा, ये हमारी किसकी एक्सिस, मास की एक्सिस, ये हमारी किसकी एक्सिस, वेलोसिटी की एक्सिस। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कुछ कर्व बनेगा, इसके में क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट, क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बोलो भाई बात आई समझ में, सीधी बात, नो बकवास, कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ यार थोड़ी सी लाइट चली गई, थोड़ी सी ही गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
ठीक है? अरे कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है ना? सही है, आगे चले, बोलो। या आज के लेक्चर में यहीं तक रखें, ठीक है? अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इसमें थोड़ी सी और बातें करेंगे फोर्स से रिलेटेड, जैसे न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना? सेकेंड लेक्चर में हम न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, ठीक है? मौज करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।